बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 10th में चैप्टर 2 का टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स और SLO नंबर है 14 एंड 15। इसमें 14 SLO जो है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं और डिसऑर्डर्स हैं, और जो SLO नंबर 15 है वो इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग होगा। तो उसको इन दोनों टॉपिक्स को इंशाल्लाह आज हमने डिस्कस करना है। ये चैप्टर 2 है हमारा और इसका ये लास्ट टॉपिक है। ये लास्ट SLOs हैं 2, 14 एंड 15, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स एंड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। इससे प्रीवियस तमाम जो टॉपिक्स थे चैप्टर 2 एंड चैप्टर 1, ये दोनों यूट्यूब पर मौजूद हैं, इनके लेक्चर्स आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये लास्ट हमारा टॉपिक है, इसके बाद हमने चैप्टर 3 को स्टार्ट करना है। अच्छा, टॉपिक है हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। तो इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले। इंट्रोडक्शन में हमने देखना है कार्डियो का मतलब क्या होता है। कार्डियो का मतलब है हार्ट। और रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है, रिलेटेड टू हार्ट। और वेस्कुलर कहाँ से निकला है जी? वर्ड वेस्कुलर का मतलब वेसल्स। अब ये दो बातें हमने लिखी, कार्डियो और वेस्कुलर। कार्डियो से निकला, कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट एंड वेस्कुलर रिलेटेड टू वेसल्स। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखना क्या है, डिसऑर्डर्स हैं। इन दोनों के रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं हम उनको क्या बोलते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स का नाम देते हैं। अब कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं, जिसमें से नंबर 1 पर जिसको हमने डिस्कस करना है वो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है एंड एंजाइना पेक्टोरिस। आपकी बुक में खाली इसको एंजाइना लिखा है। तो ये हमारे डिसऑर्डर्स हैं। एंड द सेकंड SLO जो हमने डिस्कस करना है वो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द हार्ट। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर नंबर 1 पर हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से निकलता है। अब नंबर 1 पे हम देखेंगे कॉर्नरी आर्टरी होती क्या है। नंबर 1 जो डिजीज़ हमने डिस्कस करनी है वो है कॉर्नरी आर्टरी। कॉर्नरी आर्टरी क्या है, नंबर 1 पे हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता हो कॉर्नरी आर्टरी क्या है एंड सो ऑन, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। देखें, हार्ट जिस तरह से तमाम बॉडी पार्ट्स को ब्लड वेसल्स जो है ब्लड सप्लाई करती हैं, इसी तरह हमारे हार्ट को भी एक वेसल है जो कि ब्लड सप्लाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं। कॉर्नरी आर्टरी के हवाले से हमने सबसे पहले बात की कि ऐसी आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करती है, सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स। हार्ट के मसल्स को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है हम उसको क्या बोलते हैं, कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की बात कर रहे हैं, तो सेम वे यहाँ पर हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। अब ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती है? डेफिनेटली कॉर्नरी आर्टरी जो होती है ये ब्लॉक हो जाती है। अब इसकी ब्लॉकेज की कुछ रीजंस हैं, जिसमें नंबर 1 पर जो हमने डिस्कस करनी है वो है आर्टीरियो सेक्युलोसिस। आर्टीरियो सेक्युलोसिस,
इसमें क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं इनके जो मसल्स होते हैं ये हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज क्या होती हैं, इसमें हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो रप्चर हो सकती हैं आसानी से। अब यहाँ पे रीज़न हमने लिखनी है कि इसकी वजह से आगे फर्दर क्या हो सकता है, तो हम ये लिख सकते हैं लूज और लॉस इलास्टिसिटी। यानी कि इलास्टिसिटी इसमें इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और जिसकी वजह से क्या होती है, आर्टरीज जो हैं वो क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं। आर्टरीज जब रप्चर होती हैं तो क्या होता है, आर्टरीज रप्चर में ब्लड जो है वो रिलीज होने लग जाता है, ब्लड जो है वो रिलीज होता है। अब देखें बॉडी के अंदर, यानी कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा हार्ट है, हार्ट मौजूद है, हार्ट के अंदर ही ब्लड वेसल रप्चर हुई और वहाँ पर ब्लड रिलीज होने लग गया। इसी तरह हम कहते हैं ब्रेन के अंदर भी आर्टरीज जो हैं वो रप्चर होती हैं और ब्लड वहाँ पे हमारे ब्रेन के अंदर रिलीज होने लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैमरेज कहते हैं। तो इस बात के लिए हमने एक टर्म यहाँ पे यूज़ करनी है जिसको हम क्या बोलते हैं, हैमरेज। तो यहाँ पे हैमरेज हो जाता है। आर्टीरियोसेक्युलोसिस की वजह से क्या होता है, पहले हमने बताना है कि आर्टीरियोसेक्युलोसिस होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, और सेकेंडली हमने ये बताना है कि आर्टीरियोसेक्युलोसिस की वजह से होता क्या है, हैमरेज हुआ है। और ये बात हम किसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि कॉर्नरी आर्टरी के अंदर आर्टीरियोसेक्युलोसिस भी हो सकता है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है, नंबर सेकेंडली देखिएगा एथीरोसेक्युलोसिस। जो सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एथीरोसेक्युलोसिस। अब इसमें क्या होता है, एथीरोसेक्युलोसिस के अंदर डेपोजिशन ऑफ मटेरियल होती है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेपोजिशन ऑफ मटेरियल, नंबर फर्स्ट पर लिख रहा हूँ डेपोजिशन ऑफ मटेरियल इन दी आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर जो मटेरियल है डिपॉजिट हो जाता है। ये मटेरियल ज़्यादातर क्या होता है, ये मटेरियल होता है कोलेस्ट्रॉल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। अब आर्टरीज के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो आर्टरीज क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगे, उससे ब्लड फ्लो जो है वो नहीं हो सकता। अच्छा, अब इन आर्टरीज के अंदर जब ये चीज़ें मटेरियल कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है तो इनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक बात मेंशन करेंगे, एक को हम कहते हैं यहाँ पे थ्रोम्बस। थ्रोम्बस में क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन जाते हैं किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं क्लॉटिंग इन आर्टरीज। आर्टरीज में क्या हो रहा है, क्लॉट्स बन रहे हैं। अब क्लॉटिंग को, यानी कि उस क्लॉट को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं, और इस प्रोसेस को थ्रोम्बोसिस हम नाम देते होते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास थ्रोम्बस होता है ये क्या होता है, ये लोकलाइज होता है, ये वहीं पर रहता है, ये मूव नहीं करता। तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि ये एक लोकल क्लॉट होता है, लोकल ब्लड क्लॉट होता है। अगर ये क्लॉट यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो इसको हम नाम देंगे इम्बोलस। अब दो चीज़ें हैं, थ्रोम्बस एंड इम्बोलस। इम्बोलस क्या होता है, जब ब्लड क्लॉट वहाँ से डिसलॉज्ड हो जाता है, ब्रेक होता है, टूटता है आर्टरी से एक जगह से और फिर दूसरी जगह जाके वहाँ पर भी ब्लॉकेज कॉज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस क्लॉट को
हम एम्बोलिस कहते हैं और इस प्रोसेस को हम एम्बोलिज्म कहते हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ क्लॉट डिसलॉज्ड, यानी कि यू कैन से ब्रेक अवे, ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, वहाँ से उखड़ जाते हैं और वहाँ से चलते चलते किसी और जगह पे जब ब्लॉकेज कॉज करेंगे तो ये प्रोसेस क्या होता है, एम्बोलिज्म। और उस क्लॉट को हम क्या बोलते हैं, उस क्लॉट को हम एम्बोलिस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो हमने डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के हवाले से, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, देन हमने हेमरेज की बात की है, और नेक्स्ट हम बात कर रहे थे थ्रोम्बस की एंड एम्बोलिस की। थ्रोम्बस के लिए जो वर्ड हमने मेंशन करना है, हम कहते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस, और एम्बोलिस के लिए वर्ड हम लिखते हैं, जो टर्म है एम्बोलिज्म। ये टर्म्स भी आपने याद करनी है। तो यहाँ पे हमने 4 टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, और यहाँ पर देखें तो 3 टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस किए, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड यहाँ पे हेमरेज। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ जाया करता है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये आपके पास कॉर्नरी आर्टरी के हवाले से आ गई। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा, तो आपने एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एम्बोलिस और थ्रोम्बस को डिस्कस करना है, साथ ब्रेन हैमर यानी हार्ट हैमरेज को भी आपने यहाँ पे डिस्कस करना है, यानी कि हैमरेज को भी डिस्कस करना है। तो आपने 4 to 5 जो है ये टर्म यहाँ पर लाजमी जो है वो राइट अप करनी है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम वापस जाते हैं अपनी बुक की तरफ। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या कॉर्नरी हार्ट डिजीज। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। एथेरोस्क्लेरोसिस इज द डेपोजिशन ऑफ मटेरियल क्या था, कोलेस्ट्रॉल था इन द आर्टरीज। द डिपॉजिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर कॉल्ड प्लेक्स। उनको प्लेक्स कहते हैं, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमा हो जाता है, प्लेक्स, और प्लेक्स की वजह से फिर क्या बनते हैं, क्लॉट्स बनते हैं, which increase in size and begin to block arteries. The plaques can cause a clot to form on the irregular arterial wall. As long as the clot remains stationary, it is known as thrombus. If the clots break away, it may block artery at another location. The dislodged clot moving along with the blood is called embolus. Hardened arteries lose their elasticity and may get ruptured, a process known as hemorrhage. तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज और कॉर्नरी हार्ट डिजीज। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, तो यहाँ से हम इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड जो डिजीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के हवाले से हमने ऑलरेडी बात की, इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। बेसिकली होता क्या है इसमें होता क्या है, ब्लॉकेज होती है कॉर्नरी आर्टरी के अंदर, यानी कि नंबर फर्स्ट पर अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो इसका क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन आपने बताना है। नंबर फर्स्ट पर आप क्या बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या बातें मेंशन करनी है। देखें जी, आप ये बात बता रहे हैं कि क्या होता है कि आर्टरीज जो हैं उसमें ब्लॉकेज हो गई है। अब वो आर्टरी कौन सी है, वो कॉर्नरी आर्टरी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ब्लॉकेज इन कॉर्नरी आर्टरी। कॉर्नरी आर्टरी जो है उसमें ब्लॉकेज हो गई है। जब कॉर्नरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो गई है, अब ये होगा कि तमाम जो हार्ट के मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। नंबर सेकंड हम क्या लिखेंगे, रिड्यूस्ड
ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स, जो हार्ट के मसल्स हैं इसको ब्लड सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो गई। यानी कि पहली बात क्या हुई, पहला काम क्या हुआ, जो कॉर्नरी आर्टरी थी वो ब्लॉक हुई है, किसी क्लॉट की वजह से हुई है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से हुई है, या अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से हुई है, किसी प्लेग की वजह से हुई है, किसी थ्रोम्बस की वजह से हुई है, या किसी एम्बोलिस की वजह से हुई है। अब जब वो ब्लॉक हो गई है तो अब उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही या कम हो रही है। तो जब ये ब्लड मसल्स को पहुंचेगा, जाहिर सी बात है कम होगा। जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट मसल। अब क्या है, हार्ट के मसल को जाहिर सी बात है जब ब्लड नहीं पहुंचा तो क्या हुआ है, वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई। जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई तो अब क्या होगा, वहां के जो मसल्स हैं उनकी डेथ होने लग जाएगी। तो मैं यहां पर मेंशन करता हूं डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स की क्या होगी, डेथ होगी। अब यही पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये जो डेथ ऑफ हार्ट मसल्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बेसिक यहां पे आपकी बात आ जाती है। अब यहां पे क्या हुआ है जी, ब्लड सप्लाई पहले सबसे पहले क्या हुआ, ब्लॉकेज हुई थी। किसकी वजह से हुई थी, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, अथीरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। जब उसकी ब्लॉकेज हुई है, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गया। ब्लड सप्लाई रिड्यूस हुआ है तो क्या हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो मसल्स की डेथ होने लगी। अब ये सारे के सारे हार्ट में नहीं होता, किसी एक पॉइंट पे हो सकता है, किसी एक पार्ट में हो सकता है। तो वहाँ क्या होती है, टिश्यू में नेक्रोसिस होती है, टिश्यू के सेल्स जो है वो उनकी डेथ हो जाती है और उससे क्या होता है, फिर हार्ट अटैक आ जाते हैं। इसी को हम बुक से देखते हैं ज़रा, देखिएगा। इफ द एम्बोलस आर लार्ज प्लेक्स ब्लॉक वेसल इन वन ऑफ द कॉर्नरी आर्टरीज ऑफ द हार्ट, a portion of the heart muscle will not get supply of oxygen। जाहिर सी बात है ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। आगे देखिए, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन दिस पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल डाइज। इन्फेक्शन मीन डेथ। इन्फेक्शन का मतलब ही क्या होता है, डेथ। मायो मसल, कार्डियल दिल के मसल्स, दिल के मसल्स की डेथ होती है ड्यू टू लैक ऑफ द ऑक्सीजन। द होल प्रोसेस इज नोन एज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब दो तीन बातें हैं यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट के हवाले से। इसके ट्रीटमेंट के हवाले से आपने पहली बात लिखनी है जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट है, नंबर 2 कॉर्नरी बाईपास सर्जरी है, नंबर 3 जो है एंजियोप्लास्टी है। ये आपका यहाँ पर क्या होगा, अगेन से एक हेडिंग आप लगा सकते हैं यहाँ पर। पहली जो हमने हेडिंग लगाई थी वो क्या थी, इंट्रोडक्शन की थी। नंबर 2 पे हमने क्या हेडिंग लगाई है, ट्रीटमेंट। ये दूसरी हेडिंग आ गई। आप इनको नंबरिंग भी कर सकते हैं, इसको ए कर दें, इसको बी कर दें, या इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, आपकी मर्जी है। रोमन से में लिख सकते हैं ताकि अब आपके रूब्रिक्स बन रहे हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट के अंदर नंबर 1 पर आपने जो डिस्कस करना है वो क्या है, उसको देख लेते हैं जी। मेडिकल ट्रीटमेंट। नंबर 2 पर आपने क्या डिस्कस करना है, कॉर्नरी बायपास सर्जरी। और नंबर 3 पर हम क्या डिस्कस करेंगे, एंजियोप्लास्टी। ये 3 इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रीटमेंट्स हैं किसके, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। नंबर 1 पर मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से आपने देखा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से होता क्या है। आपने कहा मेडिकल ट्रीटमेंट में नंबर 1 पे आपने ये कहा कि ब्लड क्लॉट जो है उसको ब्लॉक करते हैं। अब
अगर आप जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं आर्टरीज के अंदर उनको वहाँ से रिमूव करवा दें, डाइजेस्ट करवा दें, तो ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो उस एम्बोलिस को या थ्रोम्बस को या क्लॉट को डिसॉल्व कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं किसको, उन क्लॉट्स को जिन्होंने आर्टरीज को ब्लॉक किया होता है। तो पहला हमारा ट्रीटमेंट ये होगा। इसी को हमने अपने जब हम लिख रहे होंगे इसी बात को हमने एक्सप्लेन करना है, इसी को हमने राइट अप करना है। दूसरा है कॉर्नरी बाईपास सर्जरी। इसमें क्या किया जाता है, बाईपास किया जाता है। अब वहाँ पर क्या किया जाता है, जो पेशेंट होता है उसकी चूँकि हार्ट की आर्टरी जो है वो डैमेज हुई है, कॉर्नरी आर्टरी डैमेज हुई है, या उसको मसला है या ब्लॉकेज है, तो क्या किया जाता है, उस आर्टरी को जो ब्लॉक्ड है उसको रिमूव करवा दिया जाता है और उसकी जगह कोई नई आर्टरी उसी की बॉडी से, यानी कि उसी पेशेंट की बॉडी से कोई आर्टरी निकाली जाती है और कॉर्नरी आर्टरी के साथ उसको रिपेयर कर दिया जाता है, यानी कि उसको जोड़ दिया जाता है। यानी कि जो पेशेंट होता है उसका कॉर्नरी बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है, पेशेंट की जो कॉर्नरी आर्टरी होती है वो रिप्लेस कर दी जाती है उसकी अपनी ही किसी आर्टरी से। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉर्नरी आर्टरी, और यू कैन से रिपेयर ऑफ कॉर्नरी आर्टरी। यानी कि कॉर्नरी आर्टरी जो होती है उस खास एक प्लेस की, उसी शख्स की कहीं से आर्टरी निकाली जाती है, मोस्टली लेग से ली जाती है, और उस आर्टरी को उस कॉर्नरी आर्टरी के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। नंबर 3 पे एंजियोप्लास्टी। अब एंजियोप्लास्टी में सपोज करें कॉर्नरी आर्टरी यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर जो कॉर्नरी आर्टरी है वो डैमेज हो गई है या फिर वो ब्लॉक हो गई है। अब डॉक्टर्स ने क्या करना है, उसको ओपन करना है। तो उसको ओपन करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी। इसको हम क्या लिखेंगे, वाइडनिंग ऑफ आर्टरीज, कॉर्नरी आर्टरीज। यानी कॉर्नरी आर्टरीज को यहाँ पे क्या किया जाता है, वाइड किया जाता है। यानी कि जो ब्लॉक हुई थी या नैरो हुई थी उसको क्या करना है, ओपन किया जाएगा, वाइड किया जाएगा, ताकि ब्लड फ्लो आसानी से हो सके। तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन था सेकंड ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट को हमने इसी तरह से बुक से डिस्कस करना है। देखते हैं जी। मेडिकल ट्रीटमेंट नंबर 1 था इंक्लूड द यूज ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स किस में होंगे, डेफिनेटली ये मेडिसिन के अंदर होंगे, दैट डिसॉल्व ब्लड क्लॉट। नंबर 2 coronary bypass surgery is carried out to treat blocked arteries. In this surgery, blood vessels from the elsewhere in the patient's body are grafted to coronary arteries to improve blood supply to the heart muscles. Number 3 पे angioplasty is the mechanical widening of a narrow or totally blocked coronary artery. यानी कि या वो आर्टरी क्या थी, नैरो हुई थी, या क्या थी, ब्लॉक थी, उसको क्या करना है, वाइड किया जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास ये ब्लॉक आर्टरी के डायग्राम नज़र आ रही है आपको। तो यहाँ पर ये हार्ट है, हार्ट के अंदर ये ब्लॉक्ड जो है वो आर्टरी नज़र आ रही है। यहाँ पे प्लेक नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको वाइट कलर में, येलो कलर में जो नज़र आ रहा है ये प्लेक है, इसने उस आर्टरी को ब्लॉक किया हुआ है। तो यहाँ पर एंजियोप्लास्टी की मदद से क्या किया जाता है, इसको वाइड किया जा सकता है। एंजाइम की वजह से यहाँ पे क्लॉट को डाइजेस्ट किया जा सकता है, या आर्टरी मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़राब हो चुकी है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। अब आ जाएगी प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन के लिए आपने याद रखना है, जो प्रिवेंशन है ये जितने भी डिजीज़ होती हैं इसकी प्रिवेंशन की अगर बात करें तो बेसिकली वो ट्रीटमेंट नहीं होता, वो प्रिवेंशन होता है। वो उस डिजीज़ को कम करने का तरीका होता है, यानी कि ज़िंदगी में वो डिजीज़ ना हो। जैसे कि अब हमने एक्सरसाइज करनी है, वॉक करना है और एक्सरसाइज करनी है। हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर जो आता है वो क्या है, वो है अवॉइड फूड। नंबर 1 पे अवॉइड फूड रिच इन सॉल्ट एंड फैट्स, यानी कि हमने ऐसी फूड इस्तेमाल करनी है जो कि फैटी ना हो, सॉल्टी ना हो। सॉल्टी होगी तो ब्लड प्रेशर हाई होगा,
ब्लड प्रेशर हाई होगा तो वही मसाइल आएंगे। इस तरह फूड फैटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैट के अंदर क्या होगी, कोलेस्ट्रॉल भी होगा, फैटी फूड होगी, उसमें कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, वो कोलेस्ट्रॉल क्या डिपॉजिट होगा और एथीरोस्क्लेरोसिस यानी कि प्लेक्स बनेंगे, थ्रोम्बस बनेंगे, थ्रोम्बस बनेंगे, आगे एम्बोलिस बनेंगे, एम्बोलिस बनेंगे तो वो ब्लॉकेज होगी, तो जिसकी वजह से ये मसाइल आएंगे। तो हम अगर स्टार्ट से फैटी फूड कम यूज़ करें, यानी कि ज़िंदगी में हमने फ़ैट कम खाई है, तो इसके चांसेस हैं कि प्लेक्स नहीं बनेंगे, प्लेक्स नहीं बनेंगे तो ज़ाहिर सी बात थ्रोम्बस नहीं बनेंगे, थ्रोम्बस नहीं बनेंगे तो एम्बोलिस नहीं बनेंगे, एम्बोलिस नहीं बनेंगे तो आर्टरीज जो हैं वो ब्लॉक नहीं होंगी। तो ये आ गया, ठीक है, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये हमने देखना है। सेकेंडली, मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट। हेल्दी बॉडी वेट, अब देखिए ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रिवेंशन है, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है। आपने अपनी बॉडी वेट मेंटेन रखना है, एक आइडियल वेट रखना है, बॉडी मैस इंडेक्स के मुताबिक अपना वेट रखना है, अपनी हाइट और बॉडी के मुताबिक वेट रखना है, तो उसको मेंटेन रखना है। नंबर 3 पे कंट्रोल करना है ब्लड प्रेशर। आपने अपना बीपी जो है वो ना लो होने देना है ना हाई होने देना है, ठीक है, लो और हाई। लो से क्या होगी, ब्लॉकेज हो सकती है, क्लॉट्स बन सकते हैं, और हाई से आपकी ब्लड वेसल रप्चर हो सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं, क्योंकि जब वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है तो जो ब्लड वेसल होते हैं उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आएगा तो फिर क्या होगी, आर्टरीज रप्चर हो जाती है। नंबर 4 पे देखिएगा, डू रेगुलर वॉक एंड एक्सरसाइज। आपने रेगुलर वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो आपका ब्लड फ्लो एक प्रॉपर एक तरीकाकार में रहेगा, एक मैकेनिज्म में रहेगा, ब्लड प्रेशर एक प्रॉपर एक आइडियल ब्लड प्रेशर में रहेगा और कम ज़्यादा नहीं होगा। स्मोकिंग नहीं करनी, अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग करेंगे तो क्लॉट्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अवॉइड स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, टेंशन ये नहीं लेनी, इससे भी जो हमारी आर्टरीज होती हैं, हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो आर्टरीज रप्चर होंगी, आर्टरीज रप्चर होंगी तो हेमरेज हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या था, ये टॉपिक था जिसको हम क्या कह रहे थे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। हमारी जो लास्ट यहाँ पे डिसऑर्डर है ये है एंजाइना। इसका पूरा नाम होता है एंजाइना पेक्टोरिस, तो हमने इसका वर्ड एंजाइना ही यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, एंजाइना जो है नंबर 1 पर देखें, आपने इसके इंट्रोडक्शन मेंशन करना है। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना क्या होती है, ये चेस्ट पेन होती है या डिस्कम्फर्ट होता है, यानी कि हमारी चेस्ट में पेन हो रहा होता है। ये कोई डिजीज़ नहीं होती, ये दूसरी डिजीज़ का सिम्टम हो सकता है या ये स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर देखिए, एंजाइना is just pain or discomfort that happens when the heart is not receiving enough oxygen. Very important MCQ, यानी कि जब उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, एंजाइना होगा, यानी कि चेस्ट पेन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एज अ रिजल्ट द हार्ट में बीट फास्टर, यानी कि हार्ट जो है वो स्पीड से बीट कर सकता है और हार्डर टू गेन मोर ब्लड, और जाहिर सी बात है ब्लड को सप्लाई करना है उसने, कॉजिंग अनोटिसेबल पेन, तो जिससे क्या होगा, वो सप्लाई कर रहा है, ब्लड ज़्यादा सप्लाई कर रहा है, उसका वर्क जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हमारी चेस्ट जो है उसमें पेन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइना। अब मैं अगेन से कह रहा हूँ, एंजाइना कोई डिजीज़ नहीं है, ये क्या होती है, ये किसी भी डिजीज़ के स्टार्ट होने से पहले हो सकती है। अच्छा, आगे, एंजाइना इज़ नॉट अ डिजीज़, यहाँ पर मेंशन है, एंजाइना इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ सिम्टम एंड वार्निंग साइन ऑफ हार्ट डिजीज़। द मेन सिम्टम ऑफ एंजाइना, अब एंजाइना के जो सिम्टम है, नंबर 1 फटीग, थकावट, नंबर 2 नॉजिया, नंबर 3 वॉमिटिंग, 4 पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एंड नंबर 5 पर स्वेटिंग। तो ये आपके पास क्या आ गए, इसके सिम्टम्स आ गए। किसके सिम्टम्स, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में 2 ही बातें आपने मेंशन करनी है, या तीसरा रुब्रिक भी आप मेंशन कर सकते हैं। नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, नंबर 2 पर मैं इसी को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, देखिएगा जी, हमारा डिसऑर्डर है एंजाइना, 3rd डिसऑर्डर है एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें 3 बातें आपने मेंशन करनी है। नंबर 1 पर आपने इंट्रोडक्शन बताना है,
नंबर 3 पर इसका इफेक्ट बताना है और नंबर 3 पर क्या बताएंगे, इसके सिम्टम्स बताएंगे। तो इस तरह से आपके ये 3 रूब्रिक्स होंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप देखें 1, 1 एंड 1, तो 3 मार्क्स आपके यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे अंजाइना के हवाले से। यहाँ पे इससे नेक्स्ट जो छोटा सा हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग में हम क्या देखते हैं जी, देखिए जी स्मोकिंग हार्मफुल है, पहली बात है ये हार्मफुल है। सेकेंडली देखिएगा स्मोकिंग डैमेज द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। स्मोकिंग स्पीड ऑफ द क्लॉगिंग यानी कि क्लॉट्स बनाने में ज़्यादा हेल्प करता है, यानी कि क्लॉट्स ज़्यादा आसानी से बन सकते हैं। एंड नैरोइंग ऑफ कॉर्नरी आर्टरीज, और कॉर्नरी आर्टरी नैरो हो जाती है यानी कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की वजह से। दिस कैन रिड्यूस द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। टोबैको स्मोक कंटेन थाउजेंड्स ऑफ केमिकल, बहुत सारा इसमें केमिकल्स होते हैं जिनमें से 2 का हमने जिक्र करना है। एक है निकोटीन, एक जो केमिकल है वो क्या है, वो है निकोटीन, इंपॉर्टेंट वन है, आपने याद रखना है निकोटीन। निकोटीन क्या करता है, ये एक ड्रग है, ये क्या करेगा हमारे ब्रेन और मसल्स के ऊपर डायरेक्ट क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ब्रेन और मसल्स के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो मसल की एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करेगा, मेकिंग द हार्ट वर्क हार्डर, यानी कि हार्ट के लिए मुश्किलात जो है वो कॉज करता है। सेकेंडली कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या करती है, ये पॉइजनस गैस है। ये क्या करती है, ऑक्सीजन को रिप्लेस करती है। जब ये ऑक्सीजन को रिप्लेस करेंगी ना तो डेफिनेटली क्या होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी। ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। हार्ट एंड अदर ऑर्गन, इफ यू स्मोक योर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इज मोर देन ट्वाइस। यानी कि कोई शख्स अगर स्मोक करता है, स्मोकिंग करता है, तो उसके जो हार्ट अटैक के रिस्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह कोई शख्स जो स्मोकिंग करता है उसके लिए क्या होते हैं, उसके हमें स्ट्रोक्स, हार्ट स्ट्रोक के चांसेस भी ट्वाइस हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं एज कंपेयर टू दोज पर्सन जो कि स्मोकिंग नहीं करते। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक जो कि कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। नंबर फर्स्ट है द हार्ट्स अपर चैम्बर आर नोन एज। डेफिनेटली यहाँ पे हमारा आंसर है एट्रिया, यानी कि हार्ट के जो अपर चैम्बर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एट्रिया कहते हैं, और जो लोअर चैम्बर होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं। अच्छा ठीक हो गया। नंबर सेकंड, ब्लड कंपोनेंट दैट हेल्प द बॉडी टू कंट्रोल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को जो कंट्रोल करते हैं वो क्या है, वो प्लेटलेट्स है। और रेड ब्लड सेल नहीं है, वाइट नहीं है और हीमोग्लोबिन नहीं है। बाइकस्पिड वॉल कनेक्ट्स। बाइकस्पिड वॉल क्या करते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद होता है। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स हैज द थिकेस्ट वॉल इन ह्यूमन। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसकी जो वॉल होती हैं ये मोर थिक होती हैं, ये सबसे ज़्यादा थिक होती हैं। द लेफ्ट हाफ ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पंप्स ब्लड टू द लंग्स, हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखिएगा लेफ्ट साइड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट, द पल्मोनरी आर्टरी कैरी ब्लड टू दी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो किधर ब्लड लेके जाती है, हार्ट की तरफ। बाकी सब का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू फाइट जर्म्स। जर्म्स को फाइट के लिए कौन जरूरी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। The blood vessels that carry blood from heart to the various parts of the body are called. The blood vessels that carry blood from heart to the various parts of the body called that are arteries. उनको arteries कहते हैं। Which one of the following is a double membrane sac that cover the human heart? इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेरिकार्डियम का नाम देते हैं। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। नेक्स्ट, the altering expansion and relaxation of the artery that you feel in your wrist is the pulse. इसको हम क्या बोलेंगे, पल्स का नाम देंगे। न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स
in the capillaries. Option beta is correct. Next, which is the largest artery in the human body? That is aorta. What is the wall in the opening between the right atrium and the right ventricle? ये होगा ट्राइकस्पड. अगर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल होता तो बाइकस्पड होता. ह्यूमन हार्ट इज, याद रखिएगा, मायोजेनिक है, न्यूरोजेनिक नहीं है, यानी कि खुद से अपनी इंपल्स जनरेट करती है, अपनी खुद से करंट, अपनी इंपल्स, अपना मैसेज खुद से जनरेट करता है. पेस मेकर इज सिचुएटेड एट दी, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा, देखिएगा. क्वेश्चन नंबर लास्ट वन, 15 वन. Pacemaker is situated in the heart, in the wall of right atrium, on interauricular septum और interventricular septum in the wall of the left atrium. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा right atrium. ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट. तो ये थे हमारे MCQ जो कि कंप्लीट होते हैं. याद रखिएगा, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट डे इंशाल्लाह हमने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करना है. आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ आपने क्या करना है जी, हमारा चैनल है, ये व्हाट्सएप चैनल है, इसको आपने फॉलो करना है. यहाँ पे आपको मल्टीपल MCQ मिलेंगे, वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे और कनेक्टेड क्लास के भी आपको लिंक मिल जाएंगे. इंस्टाग्राम पेज जिसको आपने फॉलो कर लेना है, यूट्यूब चैनल, इसके ऊपर आपको सारे प्रीवियस लेक्चर भी मिलेंगे, प्रीवियस जो हमारे चैप्टर्स थे, टॉपिक्स थे. तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है. मुझे दें इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.